हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो बाय सोनिशा। आज की वीडियो में हम एमए होम साइंस फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट एडवांस ह्यूमन डेवलपमेंट का यूनिट फर्स्ट पढ़ेंगे, मानव विकास। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम मानव विकास में सबसे पहले पढ़ेंगे संकल्पना। कुछ समय पहले तक बाल विकास विषय के अध्ययन को बहुत महत्व दिया जाता रहा है, क्योंकि बाल्यावस्था मानव जीवन की प्रारंभिक अवस्था है। इस अवस्था में व्यक्ति की समस्त शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं तथा योग्यताओं का उदय, प्रस्फुटन और विकास होता है। बालक के जीवन का यह विकास काल ही व्यक्ति के भावी जीवन का आधार तैयार करता है, किंतु समय बदलने के साथ ही वर्तमान में मानव विकास के अध्ययन को महत्व दिया जाने लगा है। मूल रूप से मानव विकास का अध्ययन व्यवहार की व्याख्या पर केंद्रित है। इस क्रम में यह आयु के नियमों, सिद्धांतों का अनुसंधान करता है। अतः कहा जा सकता है कि मानव विकास आयु के अनुसार व्यक्ति के व्यवहार की खोज एवं व्याख्या करता है। मानव विकास के अंतर्गत मानव जीवन की संपूर्ण अवधि का अध्ययन किया जाता है। इस विषय के अंतर्गत मानव का अध्ययन गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक किया जाता है। मतलब जो मानव का विकास होता है, मानव का विकास जो है गर्भाधान से लेकर, मतलब जब शिशु गर्भाधान में होता है तब से लेकर मृत्यु तक, मतलब जब तक वो जीवित रहता है तब तक विकास की जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है, अध्ययन किया जाता है। इस विषय के अंतर्गत मानव का अध्ययन गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक किया जाता है। संपूर्ण जीवन काल की विभिन्न अवस्थाओं में वृद्धि, विकास एवं क्षय होने की समस्त प्रक्रियाओं का अध्ययन मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट अध्ययन की विषय वस्तु है। मानव तथा वातावरण के मध्य होने वाली संपूर्ण अंतःक्रिया का अध्ययन मानव विकास विषय के अंतर्गत किया जाता है। संक्षेप में कहा जा सकता है, मनुष्य जिज्ञासु प्रवृत्ति का है। अब तो उसने स्वयं के विषय में भी सोचना प्रारंभ कर दिया है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों, दार्शनिकों, समाजशास्त्रियों ने मानव का अपने अपने दृष्टिकोणों से अध्ययन किया है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मानव का अध्ययन मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट कहलाता है। दैनिक जीवन में प्रत्येक मनुष्य का व्यवहार अलग अलग होता है। अपने जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग व्यक्ति विभिन्न तरीके से प्रतिक्रियाएं व्यक्त करता है। जैसे कि हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति अत्यधिक क्रोधी है, तो कोई बहुत हंसमुख, तो कोई बहुत शर्मीला होता है, तो कोई लड़ाकू। व्यक्ति के विश्वास तथा मूल्य क्या है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार एक दूसरे से भिन्न क्यों होता है, यदि सभी प्रश्नों की जड़ें उस व्यक्ति विशेष की शिशुअवस्था एवं बाल्यावस्था के प्रारंभिक अनुभवों में रहती है। तात्पर्य यह है कि इस व्यक्ति ने जीवन की प्रारंभिक अवस्था में कैसे अनुभव प्राप्त किए। अब हम इसकी परिभाषाएं देखेंगे, डिफिनीशंस। हमारा जो है पहला परिभाषा है
सैली वेंडकोस ओल्डस के अनुसार मानव विकास का क्षेत्र मनोवैज्ञानिक शोधों की वो शाखा है जो मानव का गर्भाधान से मृत्यु तक वैज्ञानिक अध्ययन करता है। एक दूसरी परिभाषा है डायना ई पेप्लिया के अनुसार मानव विकास व्यक्ति कैसे परिवर्तित होते हैं तथा लंबे समय तक वे इसी प्रकार कैसे बने रहते हैं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि गर्भावस्था से मृत्यु तक संपूर्ण जीवन अवधि में होने वाले विकास तथा व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन ही मानव विकास कहलाता है। मानव विकास का अध्ययन मानव में दो प्रकार के परिवर्तनों पर बल देता है। ये परिवर्तन है, पहला है मात्रात्मक परिवर्तन और दूसरा है गुणात्मक परिवर्तन। मात्रात्मक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो देखिए, पहला जो हमारा मात्रात्मक परिवर्तन, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। मात्रात्मक परिवर्तन सरलता से नापे जा सकने योग्य मानव विकास के अस्पष्ट लक्षणों की ओर निर्दिष्ट करता है, जिसमें शारीरिक वृद्धि भी सम्मिलित है, जैसे कद तथा वजन में परिवर्तन, शिक्षा के वर्षों की संख्या तथा परिवार का आकार, सदस्यों की संख्या, शब्दों में अक्षरों की संख्या में वृद्धि तथा वाक्य रचना। ये सारी चीज़ें जो है मात्रात्मक परिवर्तन में आते हैं। मात्रात्मक परिवर्तन वो होता है जो सरलता से नापे जा सकते हैं, जैसे कि हमारा कद, हमारा वजन, इसको हम आसानी से नाप सकते हैं। और शिक्षा के वर्षों की संख्या हो गया, परिवार का आकार हो गया, सदस्यों की संख्या, हमारे परिवार में कितने सदस्य रहते हैं, शब्दों में अक्षरों की संख्या तथा वृद्धि तथा वाक्य रचना, इन सारी चीज़ों को हम सरलता से नाप सकते हैं, इसीलिए इसे मात्रात्मक परिवर्तन कहते हैं। मनुष्यों में होता है ये दोनों परिवर्तन, मात्रात्मक परिवर्तन जो हम माप सकते हैं, और हम पढ़ेंगे अगला जो है हमारा गुणात्मक परिवर्तन। अब देखते हैं हम गुणात्मक परिवर्तन किसे कहते हैं। गुणात्मक परिवर्तन प्रकारों, संरचना तथा संगठन में परिवर्तन को दर्शाता है, अर्थात यह संपूर्ण जीवन में मानव क्रियाकलापों में परिवर्तन अथवा फेर बदलों की ओर निर्देशित करता है, जैसे विचार प्रक्रिया में परिवर्तन जो बाल्यावस्था में वस्तु पर केंद्रित रहती है तथा किशोरावस्था एवं वयस्कावस्था में अधिक अमूर्त विचारधारा में परिवर्तित हो जाती हैं। परिवर्तन बाल्यावस्था में अधिक स्पष्ट होता है, किंतु यह संपूर्ण जीवन में घटित होता रहता है। ये था हमारा गुणात्मक परिवर्तन। अब जो है हम आगे देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है। हमारा अगला टॉपिक है मानव विकास का क्षेत्र, स्कोप ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इसमें क्या है, चलिए देखते हैं। मानव विकास के विषय क्षेत्र के अंतर्गत निम्नांकित बातों को सम्मिलित किया गया है। ये हमारा पहला पॉइंट है, विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। इसमें जो है मानव विकास में गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक गहन अध्ययन किया जाता है। बालक के विकास क्रम में कई अवस्थाएं होती हैं जिनका अध्ययन किया जाना जरूरी है, जैसे गर्भावस्था, शिशुअवस्था, बचपना अवस्था, पूर्व व उत्तर बाल्यावस्था, वयसंधि अवस्था, पूर्ण व उत्तर किशोरावस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था। गर्भावस्था की 3 अवस्थाएं होती हैं, डिम्बावस्था, भ्रूणावस्था और तीसरा है हमारा गर्भस्थ शिशु की अवस्था। गर्भावस्था में गर्भस्थ शिशु के आकार, गामक, संवेगात्मक आदि विकास प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि गर्भधारण
के समय जिस शिशु का आकार केवल एक पिन के नोक के बराबर होता है, वही शिशु 9 माह की अवस्था को प्राप्त करते करते पूर्ण बालक का रूप धारण कर लेता है तथा 17-18 वर्ष की अवस्था को प्राप्त करते करते पूर्ण वयस्क बन जाता है। वह अपनी समस्त जिम्मेदारियों का पालन करने लग जाता है। इतना ही नहीं, उसमें अपने ही जैसे शिशु को उत्पन्न करने की विलक्षण क्षमता विकसित हो जाती है। अतः स्पष्ट है कि प्रत्यक्ष विकास अवस्था की अपनी अलग विशेषता होती है। प्रत्येक विकासात्मक अवस्था में पहुँचने का बालक की शारीरिक, मानसिक, गामक, संवेगात्मक, नैतिक, चारित्रिक, भाषा आदि का स्वरूप बदल जाता है, क्योंकि नित्य नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन बिठाने के लिए बालक अपने व्यवहार प्रतिमान में आवश्यक परिवर्तन कर लेता है। बाल्यावस्था में जो विशेषताएं पाई जाती हैं, वही विशेषताएं किशोरावस्था की पूर्णता को प्राप्त करते करते विलुप्त हो जाती हैं और उसके साथ उसके स्थान पर नवीन विशेषताओं का उदय हो जाता है। ये हमारा जो है मानव विकास का क्षेत्र में जो हमारा फर्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है, विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। हम मानव के विकास क्षेत्र में ही जो है हम मानव का विकास किन अवस्थाओं में होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे मानव का विकास में कई अवस्थाएं होती हैं जिनका अध्ययन किया जाना बहुत ज़रूरी है। गर्भावस्था, शिशुअवस्था, बचपनावस्था, पूरे उत्तर बाल्यावस्था और इसी तरह करके प्रौढ़ावस्था, युवावस्था एवं वृद्धावस्था आती है। फिर इसके बाद में गर्भावस्था की 3 अवस्थाएं होती हैं, डिम्बावस्था, भ्रूणावस्था, गर्भस्थ शिशु की अवस्था। इन सारे अवस्थाओं का जो है अध्ययन किया जाता है विकास की विभिन्न अवस्थाओं के अध्ययन के अंतर्गत। अब जो है हमारा अगला हमारा है मानव विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन। मानव के विकास में केवल मनुष्य की जो अवस्थाएं होती हैं, मानव के विकास की जो अवस्थाएं होती हैं उन्हीं का अध्ययन नहीं किया जाता है, बल्कि इसमें जो है मानव के विभिन्न पहलुओं का भी अध्ययन किया जाता है। तो हम देखते हैं हमारे पहलुओं में हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। मानव विकास में न केवल विकास के किसी एक पक्ष का अध्ययन किया जाता है, बल्कि इसके अंतर्गत अनेक पक्षों का अध्ययन किया जाता है, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, क्रियात्मक या गामक विकास, नैतिक व चारित्रिक विकास, भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, व्यक्तित्व विकास। ये सारी चीज़ें जो हैं, इन सारे पक्षों का अध्ययन किया जाता है मानव विकास के अंतर्गत। मानव विकास के अंतर्गत जो है हम शारीरिक विकास का अध्ययन करते हैं, हमारे शरीर का विकास कैसे होता है। मानसिक विकास हमारी जो है, हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा मानसिक विकास किस तरीके से होता है, हम उसका अध्ययन मानव विकास में ही करते हैं। बौद्धिक विकास का जो है अध्ययन, क्रियात्मक व गामक विकास का अध्ययन और हमारे जो है नैतिक व चारित्रिक विकास कैसे होता है इसका अध्ययन, भाषाई विकास का अध्ययन, सामाजिक विकास, व्यक्तित्व विकास, इन सारी चीज़ों का जो अध्ययन है हम मानव विकास के अंतर्गत करते हैं। हमारा अगला जो है नंबर 3, मानव विकास पर वंशानुक्रम के प्रभाव का अध्ययन। तो हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे मानव के विकास में वंशानुक्रम का क्या योगदान है, इसका अध्ययन मानव विकास के अंतर्गत किया जाता है। वंशानुक्रम मानव के विकास की एक निश्चित सीमा निर्धारित कर देती है। मानव इन्हें अपने माता पिता से उपहार स्वरूप प्राप्त करते हैं। गर्भाधान के समय ही क्रोमोसोम
में उपस्थित जीन्स के माध्यम से यह निर्धारित हो जाता है कि व्यक्ति की लंबाई, चौड़ाई तथा त्वचा का रंग, बुद्धि आदि किस प्रकार की होगी। माता पिता के जैसे गुण व विशेषताएं होते हैं, वे गुण व विशेषताएं वंशानुक्रम के माध्यम से स्वतः ही व्यक्ति में समाहित हो जाते हैं। अध्ययनों से यह ज्ञात होता है कि जिनके माता पिता पढ़े लिखे, सुसभ्य व संस्कारित होते हैं, जीनियस बुद्धि लब्धि, जीनियस आईक्यू वाले होते हैं, उनके संतानों में यह गुण स्वतः ही उपस्थित हो जाते हैं। माता पिता का जैसा रंग रूप, शरीर रचना, शक्ल सूरत आदि होता है, वैसे ही उनके बालकों में भी पाया जाता है। यही कारण है कि माता पिता के शक्ल सूरत से बालक की शक्ल सूरत काफ़ी हद तक मिलती जुलती है। अगला है हमारा नंबर 4, मानव विकास पर वातावरण के प्रभाव का अध्ययन। मानव के विकास पर न केवल वंशानुक्रम का ही प्रभाव पड़ता है, बल्कि वातावरणीय कारकों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। वह यह है कि पहला है, मानव वातावरण से किस प्रकार प्रभावित होता है। दूसरा है, वातावरण मानव के व्यवहार, व्यक्तित्व, शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकास को किस प्रकार से प्रभावित करता है। कारण स्पष्ट है कि वातावरण में बालक एक उच्च संगठित ऊर्जा तंत्र की तरह होता है। व्यक्ति अपने वातावरण से सबसे अधिक प्रभावित होता है। अध्ययनों से यह भी ज्ञात होता है कि पढ़े लिखे, सुसभ्य एवं संस्कारिता माता पिता के संतान को यदि चोर डकैत अपहरण कर ले जाते हैं तथा गलत तरीके से अनैतिक आचरण करना सिखाते हैं, तो बालक में वही गुण विकसित हो जाता है। यह सब वातावरण के प्रभाव के कारण ही होता है। बालकों में गलत आदतों का निर्माण, बाल अपराध की प्रवृत्ति, व्यक्तित्व विघटन तथा समायोजन की समस्याएं आदि अनुपयुक्त एवं दूषित वातावरण के कारण ही उत्पन्न होती हैं। गाइस, ये था हमारा मानव का विकास क्षेत्र, जिसमें हमने अपना पहला मानव विकास के विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, और दूसरा हमने पढ़ा है मानव विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन, और तीसरा मानव विकास पर वंशानुक्रम के प्रभाव का अध्ययन, और चौथा हमने पढ़ा है मानव विकास पर वातावरण के प्रभाव का अध्ययन। ये चारों जो है हमारे मानव विकास का अध्ययन क्षेत्र थे। अब हमारा अगला टॉपिक है मानव विकास के अध्ययन की आवश्यकता। मानव विकास के अध्ययन की आवश्यकता, हमें जो है मानव विकास के अध्ययन की आवश्यकता क्यों होती है, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव विकास के अध्ययन की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है। हमारा जो पहला कारण है, बालकों के स्वभाव को समझने में सहायक है। बालकों के स्वभाव, व्यवहार, रुचियों, अभिवृत्तियों, आदतों आदि का अध्ययन मानव विकास के अंतर्गत किया जाता है, जिससे यह पता चल जाता है कि बालक का स्वभाव किस प्रकार का है, उसमें कौन कौन सी अच्छी बुरी आदतें विद्यमान हैं, उसे किन कार्यों को करने के प्रति रुचि है, किस कार्य को वह पूरे मनोयोग से कर सकता है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है तथा उसमें कौन कौन सी प्रतिभाएं छिपी हुई हैं। इन सभी का ज्ञान
हो जाने से बालक के सर्वांगीण विकास में सहायता मिलती है। बालक को पढ़ाने लिखाने के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने में सफलता मिलती है। अतः माता पिता, शिक्षकों, समाज सुधारकों, बाल निर्देशनकर्ताओं आदि के लिए इस विषय का ज्ञान होना जरूरी है। हमारा जो दूसरा है, बालकों के विकास को समझने में उपयोगी, इसमें हम देखते हैं प्रत्येक बालक का विकास कुछ विशेष सिद्धांतों, नियमों पर आधारित होता है। विकास प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक बालक किसी विशिष्ट गुण को प्रदर्शित करता है जो उसके पूर्व या बाद की अवस्थाओं में होते ही नहीं हैं, अथवा होते भी हैं तो बहुत ही न्यून मात्रा में। इन विशिष्ट गुणों को पहचान कर बालक के संबंध में यह भविष्यवाणी की जा सकती है कि बालक आगे चलकर क्या बनेगा। 2-3 वर्ष का बालक छोटे छोटे वाक्यों को बोलना सीख जाता है। वह अंग्रेजी, हिंदी के शब्दों को याद कर उनका अर्थ बता देता है, परंतु यदि 2-3 वर्ष का बालक ठीक प्रकार से 2-3 शब्दों का छोटे छोटे वाक्य नहीं बोल पाता तो उसमें भाषा विकास सामान्य गति से नहीं हो रहा है। तब इस समस्या के समाधान हेतु उपाय किए जा सकते हैं। तो ये हमारा जो है दूसरा था, बालकों के विकास को समझने में उपयोगी। हमें जो है मानव विकास के अध्ययन की आवश्यकता क्यों होती है। तो जैसा कि हमने हमारा पहला टॉपिक पढ़ा हुआ है, बालकों के स्वभाव को समझने में आवश्यक होता है। दूसरा जो है बालकों के विकास को समझने में उपयोगी होता है। हमें मानव विकास के अध्ययन की आवश्यकता इसीलिए होती है क्योंकि जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो है बालकों के विकास को समझने में उपयोगी होती है। कब जो है हम किस तरह से हम बच्चों के विशिष्ट गुणों को पहचान सकते हैं, उनकी हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, उन्हें आगे चलकर क्या बनना है। इन सब चीज़ों का ज्ञान जो होता है हमें मानव विकास के अंतर्गत ही होता है। अगला है हमारा व्यक्तित्व विभिन्नताओं की जानकारी प्राप्त करने में उपयोग। तो इसमें हम देखते हैं, इस संसार में किसी भी 2 बालक या व्यक्ति में इतनी समानता नहीं होती है कि उन्हें पहचाना ही ना जा सके। उनमें अवश्य ही कुछ ना कुछ विभिन्नता देखने को मिलती ही है। यह विभिन्नता वंशानुक्रम कारणों, आर्थिक एवं पारिवारिक स्थिति में भिन्नता, पालन पोषण के ढंग में अंतर, लिंग जाति विभेद, बुद्धि लब्धि, IQ, पारिवारिक पृष्ठभूमि, शारीरिक व गामक विकास आदि कारणों से होती है। कुछ बालक कुशाग्र बुद्धि के होते हैं तो कुछ सामान्य बुद्धि के और कुछ मंद बुद्धि के। किसी बालक को पढ़ने लिखने में अधिक रुचि रहती है तो किसी को खेलने कूदने में, किसी को सिलाई कढ़ाई व पेंटिंग में। किसी बालक की रुचि कृषि कार्य में रहती है तो किसी की व्यापार में। अतः इन विभिन्नताओं के आधार पर उन्हें अलग से प्रशिक्षण देकर कुशल एवं योग्य बनाया जा सकता है। इस प्रकार मानव विकास बालकों के शिक्षण, प्रशिक्षण एवं निर्देशन में उपयोगी है। हमारा अगला है नंबर 4, मानसिक दुर्बलता के शीघ्र उपचार में सहायक। कई बालक जन्म से ही दुर्बल बुद्धि के होते हैं, जिनका पता स्कूल जाने पर ही लग पाता है।
दुर्बल बुद्धि के बालक सामान्य बालकों की तुलना में बहुत ही कम पढ़ लिख सीख पाते हैं। वह इन बालकों को मंद बुद्धि के बालकों के अंतर्गत चिन्हित करके उनके शिक्षण प्रशिक्षण की अलग व्यवस्था की जाती है। कुशल एवं योग्य शिक्षक के निर्देशन में उन्हें पढ़ाया लिखाया जाता है तथा धनोपार्जन योग्य बनाया जाता है ताकि उनका भविष्य सुखद हो सके। अतः स्पष्ट है कि मानव विकास के अंतर्गत मानसिक दुर्बलताओं से युक्त बालक, अपराधी बालक, समस्यात्मक बालक आदि का अध्ययन किया जाता है तथा उन्हें सुधारने का हर संभव प्रयास किया जाता है। हमारा 5वां नंबर है बालकों के नैतिक व चारित्रिक निर्माण में सहायक। उत्तम चरित्र वाले बालक ही माता पिता, समाज, परिवार एवं देश का भला कर सकते हैं। वे ही माता पिता का नाम रोशन कर सकते हैं। अनैतिक एवं चरित्रहीन बालकों से देश की उन्नति की अपेक्षा नहीं की जा सकती, बल्कि वे देश को विनाश के गर्त में अवश्य ढकेल सकते हैं। अतः मानव विकास के अध्ययन से बालकों के चरित्र निर्माण में सहायता मिलती है। समुचित निर्देशन द्वारा बालकों में सुंदर चरित्र का निर्माण किया जा सकता है। ये था हमारा नंबर 5, बालकों में नैतिक चारित्रिक निर्माण में सहायक। अब हम अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे। हमारा अगला टॉपिक है मानव विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो मानव के विकास को प्रभावित करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। तो देखते हैं। विकास सदा संतुलित नहीं रहता है, इस पर अनेक कारक अपना प्रभाव डालते हैं। इन प्रभावों के परिणाम स्वरूप विकास एक निश्चित दिशा व दशा को धारण कर लेता है। ये प्रभावी कारक निम्नलिखित हैं। पहला है बुद्धि या मानसिक योग्यता। जिस व्यक्ति में बुद्धि एक महत्वपूर्ण प्रभावक कारक है, यह जैविक कारक है। जिस बालक में कुशाग्र बुद्धि होती है, उसका शारीरिक एवं मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। टर्मन ने एक सर्वेक्षण से यह निष्कर्ष निकाला है कि कुशाग्र बालक 13 माह में, औसत बालक 14 माह में, मंदबुद्धि बालक 25 माह में तथा मूर्ख बालक 30 माह में चलना सीखता है। इसी प्रकार वाणी विकास, भाषा विकास तथा शब्द भंडार तथा वाक्य निर्माण में भी औसत तीव्रता पाई जाती है। हार्लॉक के अनुसार उच्च स्तर की बुद्धि विकास को तीव्रगामी बनाती है और निम्न स्तर की बुद्धि पिछड़ेपन से संबंधित होती है। हमारा अगला है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ किस प्रकार मानव विकास को प्रभावित करते हैं, हम इसके बारे में जानेंगे। व्यक्ति के शरीर में कुछ ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जिनसे एक विशेष प्रकार के स्रावों का उत्सर्जन होता है। यह स्राव व्यक्ति में अनेक प्रकार का परिवर्तन करता है। गल ग्रंथि, उपगल ग्रंथि, शीर्ष ग्रंथि, ग्रीवा ग्रंथि, प्रभुत्व ग्रंथि, एड्रिनल एवं यौन ग्रंथि से स्राव निकलता है। इन स्रावों की कमी व वृद्धि से व्यक्ति के व्यक्तित्व में दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे पुरुषों की आवाज़ स्त्रियों जैसी हो जाना, लड़कियों के दाढ़ी एवं मूंछ का निकलना आदि। यौन ग्रंथियों के अधिक सक्रिय होने से लैंगिक विकास शीघ्र होने लगता है।
ये हमारा था जो है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अब हम अपना अगला पढ़ेंगे। हमारा नंबर 3 है यौन विभिन्नता। यौन विभिन्नता भी मानव विकास को प्रभावित करती है। लड़के तथा लड़कियों का विकास प्रक्रिया के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि यौन विभिन्नता के कारण ही लड़कियों का व्यक्तित्व तथा मानसिक विकास शीघ्र हो जाता है। विवेक शक्ति का जागरण भी शीघ्र हो जाता है। प्रजनन शक्ति भी शीघ्र आ जाती है। अगला है हमारा नंबर 4, प्रजाति या वर्ण। ये किस तरीके से मानव विकास को प्रभावित करती है, हम इसके बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं। प्रजातीय कारक भी व्यक्ति के विकास में सहायक है। श्वेत प्रजाति का विकास काली प्रजाति वालों की अपेक्षा शीघ्र होता है। भारत में प्रजाति की समस्या वर्ण के समांतर रही है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों का विकास भिन्न गति से होता है। यद्यपि वर्ण व्यवस्था समाज व्यवस्था का मूल एवं उपयोगी अंग है, किंतु मानवीय विकास को प्रभावित करने में इस अवस्था का विशेष योगदान है। यह देखा गया है कि उच्च वर्ग कहे जाने वाले व्यक्तियों का सर्वांगीण विकास शीघ्र होता है तथा निम्न वर्ग के लोगों का विकास देर से व धीमी गति से होता है। मूलतः यह वर्ण व्यवस्था क्रम पर आधारित थी, परंतु बाद में विकृति आ जाने पर इसे जन्म पर आधारित माना जाने लगा। अपने मूल रूप से सामाजिक व्यवस्था का यह एक उत्तम ढंग है, परंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि विशेष परिवार में जन्म लेने पर व्यक्ति अवश्य ही श्रेष्ठ व हीन होगा। भारतीय इतिहास पर दृष्टिपात करने पर यह पता चलता है कि जनक जैसे क्षत्रिय सम्राटों व रेकब जैसे शूद्रों ने लोगों को उपदेश व धर्मोपदेश दिए हैं। यूरोप और अमेरिका के कुछ तथाकथित विद्वान भी श्वेत वर्ण की जातियों को शारीरिक तथा बौद्धिक दृष्टि से अन्य जातियों से श्रेष्ठ मानते हैं।